डेनमार्क में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी। सम्मेलन से पहले आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों से बातचीत। डेनमार्क के बाद आज फ्रांस के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी मुलाकात। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बड़ी राहत। मुंबई सेशंस कोर्ट से शर्तों के साथ मिली जमानत। समर्थकों ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में चला बुलडोजर। जामिया नगर में कल और शाहीन बाग इलाके में 9 मई को हटाया जाएगा अतिक्रमण। जो सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध कब्जा करेगा, सरकारी रूप से अवैध निर्माण करेगा, उसके खिलाफ ये अभियान है। महाराष्ट्र में बड़ा लाउड स्पीकर विवाद। कई इलाकों में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अजान के वक्त किया हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस ने करीब 250 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। राज ठाकरे बोले लाउड स्पीकर हटने तक जारी रहेगा आंदोलन। जोधपुर हिंसा में पुलिस ने 100 से ज्यादा आरोपियों को किया गिरफ्तार। इलाके में सुरक्षा कर्मी तैनात। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। आग लगती है तो पहले बुझाया जाता है उसको। तो ऐसे वक्त में अगर कोई मान लो घटना हो भी गई है, ईमानदारी तब होती है जब हम सब मिलकर के अपील करें पब्लिक से कि भाई भाईचारा शांति सद्भाव बनाए रखो। कलकत्ता हाईकोर्ट के कांग्रेस समर्थक वकील उन्हें पी चिदम्बरम के खिलाफ खुला मोर्चा। चिदम्बरम गो बैक के लगाए नारे। मेट्रो डेयरी मामले में केस लड़ने से नाराज है वकील। यूपी के ललितपुर के थाने में नाबालिग के रेप मामले में बड़ा एक्शन। पूरा थाना लाइन हाजिर। आरोपी थाना प्रभारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। जो भी व्यक्ति दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा कोई भी अभियुक्त इसमें बख्शा नहीं जाएगा। यूक्रेन की सेना का रूस पर जवाबी हमला। स्नेक आइलैंड में रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से किया वार। रूस का बड़े नुकसान का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर। भारत नॉर्डिक सम्मेलन में पीएम मोदी की मौजूदगी के साथ ही नॉर्डिक देशों के साथ प्रधानमंत्री की अहम मुलाकात हुई है। डेनमार्क में इंडिया नॉर्डिक समिट शुरू हो गया है और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। और इस बैठक से पहले कोपेनहेगन में पीएम मोदी नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता भी उन्होंने की। समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की और उत्तरी यूरोप के डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड नॉर्डिक के सदस्य देश हैं। और डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता पहले ही हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और इसके बाद पीएम आज ही पेरिस रवाना होंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात उनकी होनी है। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आ रही है नॉर्डिक देशों के साथ अहम मुलाकात से जुड़ी हुई है, जिनमें जो देश हैं वो शामिल हैं। और एक एक कहा जा रहा है कि नए ग्लोबल तौर पर अपने आप को स्थापित करने के तौर पर इन देशों को देखा जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को विश्व गुरु की सूची में बहुत तेजी के साथ शामिल करता नजर आ रहा है, उन देशों के मौजूदगी के बीच प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं। डेनमार्क में इंडिया नॉर्डिक समिट हो रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है। जसप्रीत हमारे साथ जुड़ रही हैं। जसप्रीत, हम ये इंडिया नॉर्डिक समिट की तो तस्वीरें दिखाई रहे हैं, लेकिन जो अगला पड़ाव होना है प्रधानमंत्री का वो अपने आप में बेहद अहम है। ऐसे में ये बताइए, फ्रांस जब वो पहुंचेंगे, पेरिस जब पहुंचेंगे तो उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है? क्योंकि ये वो मौका होगा जब 10 दिन बाद जो पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, उस कार्यक्रम के बाद जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति को दोबारा चुना गया है। और ऐसे में बधाई देने के साथ साथ और क्या क्या बातचीत हो सकती है? बिल्कुल प्रीति, मैं आपको मिनट टू मिनट प्रोग्राम बताऊंगी। कोपेनहेगन में आपने बताया नॉर्डिक समिट चल रही है जो लगभग 1 घंटा और चलेगी और उसके बाद भारतीय समय के हिसाब से 8:45 बजे प्रधानमंत्री मोदी पेरिस एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10:30 बजे यहीं पर मेरे पीछे मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। यह है एलएसी पैलेस जहां पर मुलाकात होने वाली है। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा टाइट है। यहाँ पर ये मीडिया के लिए अलग स्पेस दिया गया है, यहाँ से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है और ये मुलाकात बेहद खास हो जाती है क्योंकि पीएम मोदी ऐसे पहले विश्व के नेता हैं जो इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात
मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात इसलिए खास होगी क्योंकि परंपराएं टूटेंगी। परंपराएं ये टूटेंगी कि जब भी कोई फ्रांस में राष्ट्रपति बनता है वो जीतने के बाद पहले जर्मनी जाता है। 2012 में भी ऐसा हुआ था और 2017 में जब इमैनुअल मैक्रों गए थे तो वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन गए थे और वहां पर उन्होंने चांसलर से मुलाकात की थी। लेकिन इस बार पीएम मोदी ऐसे पहले नेता होंगे जो उनसे मुलाकात करने वाले हैं। कुछ और तस्वीरें मैं दिखा देती हूं। आप इस तरफ देखेंगे, ये काफी व्यस्त सड़क है। यहाँ पर भी करम आप सिक्योरिटी दिखा दीजिए, काफी टाइट ये सिक्योरिटी है। यहाँ से किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। उधर आप देख सकते हैं वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और ये मेरे ठीक पीछे बेहद खूबसूरत शहर है ये पेरिस। लेकिन ये मुलाकात कितनी अहम है इससे अंदाजा लगाइए कि आखिरी पड़ाव आज पीएम मोदी का पेरिस है, जिसमें कुछ घंटों के लिए ही सही वो इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के तो चर्चा होगी। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत चाहता है कि वो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए किस तरीके से फ्रांस भारत को मदद पहुंचा सकता है, ये सबसे अहम होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र की ऊर्जा में कैसे आदान प्रदान हो, इस पर चर्चा होगी। ये है पीछे, ठीक पीछे एलएसी पैलेस है। करम एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखा दीजिए। और ये अभी केंद्र बिंदु है क्योंकि भारत से तो मीडिया यहाँ पर पहुंचा है, जो विदेशी मीडिया है वो भी लगातार इसकी कवरेज कर रहा है। इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी के रिश्ते सबको मालूम है। जब पिछले हफ्ते उन्होंने जीत दर्ज की थी तो पीएम मोदी ने ही सबसे पहले उनको बधाई दी थी और कहा था कि कैसे उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। उनको अपना दोस्त कहा था और ये दोस्ती नए आयाम गढ़ेगी। बर्लिन में वो गए सबसे पहले, उसके बाद आज वो कोपेनहेगन में है। नॉर्डिक समिट जो हो रही है वो इसलिए खास हो जाती है क्योंकि नॉर्डिक क्षेत्र यूरोप का, इसमें कई खास बातें हैं जिसमें कि नॉर्डिक क्षेत्र के जो देश हैं, जो 5 देश आते हैं जिसमें स्वीडन है, आपका फिनलैंड है, नॉर्वे है, आइसबर्ग है, डेनमार्क है, वो काफी ज्यादा खुश रहते हैं। तो उन लोगों की तकनीकों को कैसे, वो देश इतने विकसित हैं, भारत उसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा पेरिस में वो आज पहुंचने वाले हैं। इंतजार कुछ घंटों का है क्योंकि भारत और पेरिस के समय में 3.5 घंटे का अंतर है। तो 5:15 बजे यहाँ का समय है, भारतीय समय के हिसाब से 8:45 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद 10:30 बजे ये मुलाकात शुरू होगी। 1 घंटे उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट भी इसी एलएसी पैलेस से दिया जाएगा। प्रीति जी, और जसप्रीत, डिनर डिप्लोमेसी भी निभाई जाएगी और कहा जा रहा है कि इसका जो पूरा खाका है वो तैयार किया जा चुका है। 24 अप्रैल को मैक्रो दोबारा चुने गए और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो जो नेता भेंट करने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो ये भी समझा जा सकता है कि एक ऐसी मीटिंग होने जा रही है ग्लोबल मंच पर जो अपने आप में बेहद अहम होती है, और वो भी ऐसे वक्त में जब यूरोप में हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो रूस है वो बार बार धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल करता रहा है। और ऐसे में इन देशों के साथ मुलाकात, साथ ही यूक्रेन और रूस के बीच मौजूदा युद्ध के हालात, ऐसे में एक बड़ा संदेश भी इस मीटिंग से निकल कर आएगा। वो संदेश क्या होगा ग्लोबल मंच के लिए? बिल्कुल, देखिए कि क्या पीएम मोदी शांति दूत के तौर पर उभरेंगे, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जो 3 देश हैं यूरोप के, इसमें हम इमैनुअल मैक्रों की बात करें तो वो खुद कीव गए थे। उसके अलावा उन्होंने मध्यस्थता की बात की थी लेकिन बात बन नहीं पाई। पीएम मोदी का कद कितना बढ़ चुका है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व के सबसे पॉपुलर नेता, और उनकी मध्यस्थता यूक्रेन को भी स्वीकार है, उनकी मध्यस्थता रूस को भी स्वीकार है। और देखिए, आपने यूरोप में संकट की बात की कि बहुत बड़ा संकट है। पूरा यूरोप इस वक्त जो है वो यूक्रेन के साथ है, रूस के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में व्यापार है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है रूस से, क्योंकि हम देखें कि अगर हम डेनमार्क की बात करें, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद है और काफी बिजनेस वहां पर था, तो व्यापार को लेकर की भी चर्चा होगी कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। इसका असर, जैसा कि पीएम मोदी ने स्टेटमेंट में कहा कि जो ये युद्ध हो रहा है इसका असर इन 2 देशों पर नहीं पड़ रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जीत रहा है या कोई हार रहा है, बल्कि हर किसी को इसमें नुकसान हो रहा है। और ये एलएसी पैलेस, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। यही वो केंद्र बिंदु है जहां पर मुलाकात होगी और इस मुलाकात पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। डिनर डिप्लोमेसी की आपने बात की है, यहाँ पर डिनर डिप्लोमेसी में तमाम नेता जो हैं मैक्रो गवर्नमेंट के वो भी मौजूद रहेंगे और 4 से 5 घंटे का उनका कार्यक्रम होने वाला है। मुलाकात होगी, उस पर हमारी निगाह रहेगी।
बुचा के करीब एक और नरसंहार की खबर आ रही है। यूक्रेन पुलिस का दावा है कि लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है और कहा तो ये जा रहा है कि इन लोगों को लंबे समय तक टॉर्चर किया गया और फिर सिर में गोली मार दी गई। पिछले 24 घंटे में 20 शव मिल चुके हैं। ये सभी आम नागरिक बताए जा रहे हैं कि क्षेत्र में 8 सामूहिक कब्रें मिली हैं और ऐसे में ये समझ लीजिए कि बुचा के बाद की जो तस्वीरें हैं यूक्रेन में किस तरह से बर्बरता की सामने आ रही है। बुचा के करीब यानी कि बुचा के बेहद नजदीक एक और घटना हुई है जो नरसंहार की खबर है। यूक्रेन पुलिस का यह दावा है लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन लोगों को लंबे वक्त तक टॉर्चर किया गया और फिर सिर में गोली मार दी गई। पिछले 24 घंटे में 20 शव मिले हैं और ये सभी आम नागरिकों के बताए गए हैं। इलाकों में सैनिकों की बर्बरता के एक के बाद एक किस्से सामने आ रहे हैं। आज एक बड़े जो मास ग्रेव को जो कीव पुलिस ने यहाँ पर निकाला है उसमें से ये तस्वीरें दूसरे छोर की हैं जहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैमरामैन पंकज तोमर जहाँ पर देख सकते हैं आप कि कैसे कितना यहाँ पर गड्ढे बड़े किए गए पुलिस के जवानों द्वारा और वहाँ से उन शवों को निकाला गया था। रॉकेट लॉन्चर्स मिले हैं, ये एक देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरा देख लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर तीसरा देख लीजिए। लगातार इस इलाके में आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन लगातार एक के बाद एक वहाँ से शवों को अंदर से निकाला जा रहा है इन गड्ढों में से। और वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स भी पाए गए थे। बताया जा रहा था रॉकेट लॉन्चर भी साथ में रखे गए थे कि जब इनको बाहर निकाला जाए तब जो निकालने वाले हैं उन लोगों की जान भी जाए। और इसी के चलते बेहद सुरक्षितता को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक वहाँ पर देखिए इस तरीके के गड्ढे बड़े बड़े जहाँ पर इन शवों को अंदर दफनाया तो नहीं कहेंगे, लेकिन सीधे तौर पे उन शवों को फेंका गया था और फिर उसको जो है टैंकों से ऊपर जो मिट्टी थी वो ऊपर से टैंक है वो ऊपर से चलाई गई थी। तो एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ऐसे लगातार कहें कि अब तक 1200 से ज़्यादा जो आधिकारिक आंकड़ा है पुलिस का उसके मुताबिक इस रीजन में, कीव रीजन में 1200 से ज़्यादा शव बरामद हुए हैं। उसमें से 248 शव की अब तक तो पहचान तक नहीं हो पाई है। और इस इलाके में लगातार इस तरीके से मास ग्रेव, तो ऐसी मास ग्रेव यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। रूसी सैनिकों की बर्बरता के किस्से यहाँ पर कहा जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि ये सारे जो वॉर क्राइम्स है वो रूसी सैनिकों ने किए हैं। और एक के बाद एक, थोड़ी देर पहले ही एक पास की जो इलाके में रहती एक महिला को यहाँ लाया गया था वो शव की पहचान कराने के लिए, तो उन्होंने पहचान कराई, उनके रिश्तेदार ही वहाँ पर निकले। तो एक एक व्यक्तियों को यहाँ पर लाकर मारा गया और उसके बाद उन शवों को फेंका गया था। और बेहद ब्रूटालिटी जिसे कहे, बर्बरता यहाँ पर रूसी सैनिकों द्वारा यहाँ पर दिखाई गई थी। और लगातार इसके बाद एक ये यहाँ पे जो मास ग्रेव्स हैं वो इसके इलाके में फिलहाल मिलते जा रहे हैं। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, बुचा। तो सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि बुचा के करीब एक और नरसंहार की खबर, जहां ये कहा जा रहा है कि लोगों के शव तितर बितर पड़े हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि इन्हें मारने से पहले बर्बरता की गई है। ग्राउंड जीरो से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कीव पुलिस ने एक बड़ा मास ग्रेव यहाँ पर इस इलाके में ढूंढा है। ये बुचा, जहाँ जो नरसंहार के लिए जो जाना गया, यहाँ पर देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे एक एक करके लोगों को मारा गया था। यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं, सिविलियन हैं, जिनको ये निशाना बनाया गया था। जो कीव पुलिस के चीफ ने जो बताया, जो जानकारी है उसके मुताबिक 1200 से ज़्यादा इस इलाके में 1200 से ज़्यादा लोगों को मारा गया। और यहाँ पर जो लोग हैं उसमें से 150 जितने लोग हैं उनके शव अब तक यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। और इस इलाके में देखिए ये कीव पुलिस द्वारा ये तस्वीरें आपको विचलित करती है कैसे बर्बरता बरती। यहाँ पर जो पुलिस चीफ ने जो जानकारी दी न्यूज़ 18 इंडिया को, उसके मुताबिक पहले सबको जो है यहाँ के स्थानीय नागरिक, उनके पाँव में गोलियां मारी गई। उसके बाद उनके हाथ वैसे बंधे हुए थे। पाँव में गोली मारने के बाद उनको काफ़ी यातनाएं दी गई और उसके बाद उनके सर पर गोली मारी गई। ऐसे जो ये पूरा मास ग्रेव है जहाँ पर, कैमरामैन पंकज तोमर जरा बताएं पंकज, आप ये तस्वीरें दिखाए ऐसे, ये जहाँ पर ये अभी दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, वहाँ पर ये लाश एक के बाद एक यहाँ पर जहाँ से शव निकाले जा रहे हैं। और 148 से ज़्यादा, दूसरी तरफ ये सामने कैमरामैन पंकज यहाँ पर आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे, यहाँ पर आए पंकज, ये देखिए
ये जो सामने जो छोर है वहाँ पर फिलहाल चूंकि माइंस बिछी हो सकती है ऐसा बताया जा रहा है, इसके चलते वहाँ पर अभी नहीं जा पा रहे। लेकिन पुलिस ने अभी ये पूरा कॉर्डन किया है। ये अभी बताया जाए कि 18 मास ग्रेव हैं जहाँ पर लोगों को मार कर डाल दिया गया, दफना भी नहीं गया। और सीधे हम रुक कर लेते हैं उस जगह पर जहां से जानकारी मिल रही है कि बुचा के बाद करीब वो इलाका है जहां पर एक बार फिर से नरसंहार की खबरें आ रही हैं। लाइव हमारे साथ जनक जुड़े हुए हैं। जनक, सबसे पहले तो आप ये जो जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना बिल्कुल आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप अभी अब रिपोर्ट देख रहे थे आपकी, तो आप बता रहे थे कि वहां पर माइंस बिछे हुए हैं। जरा बताइए इस बारे में कैसे जानकारी हासिल हुई कि बुचा के करीब एक और नरसंहार इतने व्यापक स्तर पर किया गया है? देखिए, आज पुलिस की ओर से, जो कीव पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई कि यहाँ जो माकारीव करके जगह है वहाँ पर इस तरीके का बर्बर कहे कि नरसंहार किया गया। मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा जो जंगल है, वहाँ पर कैमरामैन पंकज तोमर मेरे साथ आएंगे, दर्शकों को हम वो तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसी स्थितियाँ हैं यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। हमको जब आए तब कहा गया था कि ये जो छोटी जो सड़क जैसा आपको दिख रहा है उसी पे चलना है, अगर आप आगे पीछे जाएं तो हो सकता है वहाँ पर खतरा बना हो, क्योंकि यहाँ पर माइंस बिछाई गई थी रशियन सैनिकों द्वारा। अब एक के बाद एक आप तस्वीरें जरा देखते रहिएगा। ये पहली तस्वीर जहाँ पर देखिए इस तरीके से छोटे छोटे गड्ढे जिसको बनाया, ये दूसरा गड्ढा यहाँ पर आप देखिए। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर। अब आपको मैं ये तीसरा यहाँ पर देखिए, ये तीसरा जो है गड्ढा यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। यहाँ पर जो चलने की जो अब यहाँ पर कड़ी है वहीं पे हमें चलना है, उससे ज़्यादा जाने पर खतरा बना हुआ है। ये चौथा देख लीजिए, ये कितना बड़ा, यहाँ पर सब शब्द दफनाए गए थे। अब इसके आगे हम नहीं जाते क्योंकि इसके आगे जाने के लिए मना किया गया था। ये पांचवा, ये छठा, ऐसे लगातार ये इस इलाके में आप जाएं। और दूसरी ओर आपको मैं ले चलता हूँ जहाँ पर आपको ये रास्ते में दिख रहे होंगे, यहाँ टैंक्स चले थे। अभी भी ये रास्ते पर आपको ये दिख रहा है, उसके जो निशान है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि यहाँ कैसे टैंक्स चले थे। और इसी जगह से इन लोगों को, इन बुचा के आसपास के लोगों को यहाँ पर लाया गया, बर्बरता बरती गई। यहाँ पर देखिए ये बड़े बड़े गड्ढे। एक शव अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से कीव लेकर भी कपड़े यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ एक शव पड़ा था जिसको अभी यहाँ से निकाला है। कीव पुलिस ने उसका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। सामने ये भी तस्वीरें देखिए, उसके आगे भी आप देखेंगे तो लगातार इस तरीके से यहाँ मास ग्रेव मिलते जा रहे हैं। यही दिखा रहा है कि उनको पहले बांधा गया, फिर पाँव में गोली मारी गई, बहुत यातनाएं दी गई और उसके बाद सर पर गोली मारी गई। ये वो रास्ता है जो आगे जाएंगे तो वहाँ पर रिस्क बहुत है। लगातार तस्वीरें हम तक पहुँचाते रहिएगा, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। तो बर्बरता की सारी हदों को पार करते हुए ऐसा लग रहा है कि किस तरह से यूक्रेनी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन बुचा के बाद एक और नरसंहार की इस तरह तस्वीरें सामने आना, जिसके साक्ष्य भी हमारे रिपोर्टर दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि युद्ध का जो स्तर है वो अब कितना नीचे हो चुका है। यूक्रेन की जंग तीसरे महीने तक खिंचना क्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या इसके पीछे अमेरिका की एक सोची समझी साजिश है? क्या अमेरिका के बिछाए जाल में रूस फंसता जा रहा है? यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी साजिश पर यह खास रिपोर्ट देखिए। देखती रही और यूक्रेन का मारियुपोल शहर तबाह होता रहा। खेर्सोन पर रूसी सैनिक बम वर्षा कर रहे हैं। खार्किव में मिसाइलों से हमला जारी है। लुहांस्क, डोनेस्क, मेरिटोपोल, माइकोलाइव और वोल्नोवाखा में रूस ने कब्जे के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इससे पहले रूस यूक्रेन की राजधानी तक आ चुका है और लौटते हुए कीव, इरपिन,
बुचा जैसे शहरों में भारी तबाही मचा चुका है। एक समय इन शहरों को रूस ने घेर रखा था, लेकिन फिर रूस का सैन्य काफिला पीछे हटा और धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो गया। जिस जंग को रूस कुछ दिनों में खत्म करने का दावा कर रहा था, वो तीसरे महीने में भी जारी है। युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा और आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जंग कब खत्म होगी। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि यूक्रेन युद्ध के लंबे समय तक चलने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका खुद है, जो युद्ध को लंबा खींचने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, जिसकी वजह से रूस को कई इलाके छोड़कर पीछे हटना पड़ा। बड़ी तादाद में रूस के काफिले और टैंक तबाह हुए। रूसी सैनिकों के मनोबल पर भी असर पड़ा, क्योंकि आधुनिक अमेरिकी हथियारों की वजह से रूस को मनचाही सफलता नहीं मिली और उन्हें सैन्य रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध को लंबे समय तक खींचने की तस्दीक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी की है। To say thank you for your fight for freedom, that we are on a frontier of freedom and that your fight is a fight for everyone. And so our commitment is to be there for you until the fight is done. अमेरिका से जुड़े रक्षा जानकार कहते हैं कि जंग में अमेरिका सैन्य साजो सामान पहुंचाने का फैसला बेहद रणनीतिक था, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इस युद्ध को जितना हो सके उतना लंबा खींचा जाए, ताकि रूस पर आर्थिक बोझ बढ़ता चला जाए, उनके सैनिकों का मनोबल कमजोर हो और इसका असर रूस की सेहत पर पड़े और रूस को तोड़ा जा सके। कमजोर रूस अमेरिका के लिए फायदेमंद स्थिति होगी। अमेरिका रूस और चीन के बीच बढ़ते तालमेल से परेशान था। इस गठबंधन को अमेरिका विश्व शांति के लिए खतरा बता रहा था, इसलिए इस गठबंधन को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है। अगर यूक्रेन का युद्ध लंबा चला तो रूस वहां फंसकर रह जाएगा और रूस का फंसना अमेरिका के लिए फायदेमंद स्थिति होगी। इसलिए अमेरिका रूस को इस जंग में उलझाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसलिए अमेरिका तोप, मिसाइल, ड्रोन समेत कई सैन्य साजो सामान यूक्रेन तक पहुंचा रहा है और नेटो की मदद से युद्ध में भारी हथियार भी पहुंचाए जा रहे हैं। और आइए बात कर लेते हैं ज़ेलेंस्की के कटप्पा की, जिन्होंने रूस के 10 जनरलों को मौत के घाट उतारने के बाद अब सीधे टारगेट पर पुतिन लॉन्च कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सिर्फ एक शख्स है जो यूक्रेन की तबाही को रोक सकता है, पुतिन। सिर्फ एक ही राष्ट्राध्यक्ष है जो यूक्रेन में जारी भारी रक्तपात यानी खून खराबे को बंद करवा सकता है, पुतिन। जंग खत्म करने का पुतिन का एक इशारा घायल यूक्रेन के घावों पर मरहम लगा सकता है। पुतिन को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ पुतिन ही हैं जो ये फैसला करेंगे कि वो यूक्रेन में सर्वनाश खत्म करेंगे या फिर नहीं। अब यूक्रेन की बर्बादी रोकने के लिए ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला, पुतिन के साथ शांति वार्ता और दूसरा, पुतिन को किसी तरह रोक दिया जाए ताकि ये खूनी जंग खत्म हो। अब ज़ेलेंस्की का पहला तरीका तो बार बार कोशिशों के बाद भी फेल हो चुका है। ज़ेलेंस्की की अमन की आशा वाला प्रोजेक्ट तो पुतिन पहले ही ठुकरा चुके हैं। यूक्रेन में संहार जारी है। ऐसे में अब शायद ज़ेलेंस्की की आर्मी ने अपने पुतिन को ही खामोश करने के भयानक प्लान यानी पुतिन की हत्या या पुतिन पर जानलेवा हमले के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। और ये बात सामने आ रही है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग के प्रमुख मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव के एक बयान से।
काइरिलो बुडानोव ने ऐसा खतरनाक बयान दिया है कि रूस के अंदर तमाम खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के दिमाग पर बल पड़ गए हैं। यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने खुलकर पुतिन की मौत का जिक्र किया है। ये सिर्फ बयान नहीं, ऐसी धमकी है जिसने रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन को भी चौकन्ना कर दिया है। यूक्रेन की इस जंग में जेलेंस्की ने पुतिन को बहुत भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है, तो उसमें भूमिका है यूक्रेन इंटेलिजेंस की कि कैसे अमेरिका और यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसियां रूस का खेल बिगाड़ रही है। आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले ये खबर देखिए जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में छप रही है। इस हेडलाइंस का मतलब है कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस हेड ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन की मौत से ही युद्ध खत्म होगा। एक और हेडलाइन पर गौर कीजिए। इसका हिंदी अनुवाद है कि यूक्रेन के जासूसी विभाग के प्रमुख ने घोषणा की है कि पुतिन की मौत के साथ युद्ध खत्म हो जाएगा। ये बात मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव ने अपने इंटरव्यू में कही है। इस इंटरव्यू ने दुनिया में तहलका क्यों मचा दिया है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस के हेड काइरिलो बुडानोव कैसे पुतिन की फोर्स के लिए काल साबित हुए हैं। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक पुतिन की आर्मी के 10 जनरल अब तक यूक्रेन की जंग में मारे जा चुके हैं और पुतिन के इन सैन्य अधिकारियों की हत्याएं सफलतापूर्वक इसलिए हो सकी क्योंकि इसमें यूक्रेन की इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी भूमिका थी। यूक्रेन की सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर ही रूस के जनरलों पर हमले किए गए थे और वो सफल हुए। सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका की तरफ से भी ये बात सामने आई है कि रूसी जनरलों को मारने पर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा भी सटीक जानकारी मुहैया करवाई गई थी। यानी अगर देखा जाए तो यूक्रेन और अमेरिका की इंटेलिजेंस मिलकर काम कर रही हैं और पुतिन के लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं। अब रूस के अंदर चिंता इस बात की है कि यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस रूस के 10-10 जनरलों का काम तमाम कर सकती है, वो पुतिन और उनके करीबियों की जान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन की सिक्योरिटी को पुख्ता किया जा रहा है, लेकिन पहले जानिए मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव का पूरा बयान कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। दरअसल एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव से सवाल पूछा कि क्या यह संभव है कि युद्ध खत्म हो और पुतिन भी जिंदा रहें। इस पर मेजर जनरल ने धमकी भरा जवाब देते हुए कहा, पुतिन पूरी दुनिया के लिए एक युद्ध अपराधी हैं। ये पुतिन का अंत है। पुतिन ने खुद को एक मृत्यु और समाप्ति की तरफ धकेल दिया है। ये शब्द कितने कठोर हैं ये आप समझ सकते हैं कि पुतिन को ये कितनी बड़ी धमकी और सीधी चुनौती है। कौन है जेलेंस्की का ये फायर ब्रांड मेजर जनरल? जरा काइरिलो बुडानोव के इस एक और बयान पर गौर कीजिए। Агресія з боку Росії триває, і ми маємо діяти швидко та рішуче. Саме впровадження всеохоплюючої оборонної реформи допоможе Україні уникнути в майбутньому подій 2014 року. В кожній області будуть сильні підрозділи, здатні чинити спротив. Допоки регулярна армія буде мобілізовуватись, об'єкти критичної інфраструктури будуть захищені. Ворог отримує відсіч, тільки наступивши на нашу землю. Законопроект 5557 साल 2014 में पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन का ही हिस्सा रहे क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। साल 2019 में यूक्रेन की जनता ने जेलेंस्की को अपना प्रेसिडेंट चुना और इसके बाद साल 2020 में जेलेंस्की ने काइरिलो बुडानोव को प्रमोट करके यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना दिया। ये यूक्रेन के इंटेलिजेंस यूनिट की वेबसाइट पर प्रकाशित काइरिलो बुडानोव का बयान है। काइरिलो ने कहा है कि यूक्रेन की जंग अब 2 तरीकों से ही समाप्त हो सकती है, या तो रूस टूट जाए या फिर रूस की लीडरशिप में बदलाव हो। इसके बाद भी युद्ध तभी बंद होगा जब रूस का नया नेता ये कहेगा कि वर्तमान युद्ध एक बीमार तानाशाह द्वारा डिजाइन किया गया था। युद्ध तभी खत्म होगा जब रूस कब्जा किए हुए क्षेत्रों को छोड़ देगा। आप समझ सकते हैं कि काइरिलो के इरादे पुतिन के लिए कितने खतरनाक हैं।
इतने खतरनाक कि पुतिन ने बीते दिनों यूक्रेन पर साजिश रचने का आरोप लगाया कि रूसी राष्ट्रवाद के एक बड़े प्रचारक की हत्या करने की भी साजिश यूक्रेन की सरकार ने रची और इस साजिश को विफल किया था रूस की खुफिया एजेंसियों के जवानों ने। पुतिन ने आरोप ये लगाया कि यूक्रेन के एजेंट हत्या के लिए रूस तक पहुंच गए थे। देखिए कैसे यूक्रेन की खुफिया साजिश विफल की गई। ये रूस की स्पेशल फोर्स के जवान हैं जिन्होंने जोर से संदिग्धों के कमरे के दरवाजे को खटखटाया। इनके हाथ में एक शील्ड है ताकि इन पर चली गोली का कोई असर न हो। देखिए कैसे इन जवानों ने आगे बढ़कर एक शख्स को दबोच लिया है। एक शख्स को रूस के तीन जवानों ने काबू किया, उसके हाथ पीछे बांधे और फिर उस पूरे घर के हर कमरे की तलाशी लेकर दरवाजों को तोड़कर एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों को काबू करने के बाद इनके पास मिली बंदूकों को जब्त कर लिया गया। आरोपियों के पास से यूक्रेन का पासपोर्ट मिला है। इन गिरफ्तारियों के बाद पुतिन ने क्या कहा था, सुनिए। Органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. तो सवाल ये है कि पुतिन के करीबी को मारने की साजिश भी यूक्रेन के इसी मिलिट्री इंटेलिजेंस या फिर मेजर जनरल ने रची थी। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिस पर खूब चर्चा हुई थी, जब पुतिन ने अपने राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन से 1000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों के मुताबिक इसमें पुतिन के रसोइये, पुतिन के कपड़ों की देखरेख करने वाले और उनके निजी अंगरक्षक भी थे। एक रिपोर्ट ये भी आई जिसमें कहा गया कि पुतिन को खाने में जहर से खतरा हो सकता है। यानी पुतिन खुद भी बहुत ज्यादा अलर्ट हैं और उनको अपनी सुरक्षा की चिंता काफी ज्यादा है। अब जरा ये हेडलाइंस देखिए। अमेरिका के एक सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि पुतिन को रूस से बाहर करना होगा। एक ट्वीट में लिंडसे ने लिखा था कि क्या रूस में कोई ब्रूटस है। दरअसल ब्रूटस एक ऐतिहासिक किरदार है जिसने अपने राजा जूलियस सीजर की हत्या कर दी थी। यानी पुतिन को मारने की साजिशें भले ही सफल न हो रही हों, लेकिन पुतिन की मौत की ख्वाहिश कई लोग जता चुके हैं और इसलिए पुतिन के सुरक्षा घेरे में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। पुतिन और पुतिन के करीबियों के सुरक्षा के लिए रूस में 50,000 लोग दिन रात काम करते हैं। पुतिन के पास कई स्तर की सुरक्षा है। अगर सब कुछ फेल हो जाए तो भी रूस की सुरक्षा एजेंसियों के पास प्लान बी होता है ताकि पुतिन पर किसी भी तरह की आंच ना आने पाए। लेकिन अब यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड की धमकियों के बाद पुतिन की सुरक्षा रूस में एक और बड़ा गंभीर मसला होगी। इन धमकियों को रूस में हल्के में नहीं लिया जाएगा। यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु जंग की तैयारियों के लिए अपने स्टेल्थ बॉम्बर पागदा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि रूस का ये स्टेल्थ बॉम्बर विमान न सिर्फ अमेरिका की किसी भी रडार को चकमा दे सकता है बल्कि ये परमाणु मिसाइलों को भी दाग सकता है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि पुतिन जिस पागदा का नाम के बम वर्षक विमान का इंतजार कर रहे हैं उसमें वो दम है ही नहीं जैसा दम अमेरिका के बम वर्षक विमानों में है। पुतिन की न्यूक्लियर वॉर की साजिश। बम वर्षक पागदा का पुतिन को इंतजार। अमेरिका को दहलाने का षड्यंत्र। वो रूस का सबसे घातक बम वर्षक विमान है
वो एक बार में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वो परमाणु हथियारों से दुश्मन पर हमला कर सकता है। रूस का वो बॉम्बर विमान अमेरिका के माथे पर पसीना ला सकता है। नाम स्टेल्थ बॉम्बर पाकदा, काम परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम। यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस के इसी स्टेल्थ बॉम्बर यानी दुश्मनों को चकमा देने वाले बम वर्षक विमान की चर्चा है। बताया जा रहा है कि पुतिन को अपने इस बेहद महत्वाकांक्षी स्टेल्थ बॉम्बर का इसलिए इंतजार है क्योंकि ये एक साथ कई खूबियों से लैस है। रूसी न्यूज एजेंसी टास की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि इस विमान की रेंज 7000 मील यानी 11,200 किलोमीटर तक ये विमान एक बार में उड़ान भर सकता है। पाकदा नाम का ये विमान सबसोनिक है। इस विमान में हथियारों को अंदर रखने के लिए एक इंटरनल वेपर बे भी होगा, जिसकी वजह से उड़ान के वक्त इस विमान का रडार सिग्नल बहुत कम आएगा और अमेरिकी रडार भी इस विमान को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इस विमान के जरिए क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागा जा सकता है। साथ ही इस विमान के जरिए परमाणु मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। इसकी स्टेल्थ क्षमता बढ़ाने के लिए रूसी इंजीनियरों ने दुश्मनों के रडार का अध्ययन किया है, जिसके बाद इस विमान को खास तरह से डिजाइन किया गया है। हालांकि बम वर्षक विमान अमेरिका के B-2 की तरह दिखाई देते हैं। रूस की तरफ से तो ये भी दावा किया जा रहा है कि ये विमान 30 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। इतना ही नहीं, इस दौरान ये अपने साथ 30 टन पारंपरिक परमाणु हथियारों को भी ले जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि रूस का ये स्टेल्थ बॉम्बर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन कहा यह भी जाता है कि रूस के पास दुनिया की सबसे अच्छी स्टेल्थ तकनीक नहीं है। इस मामले में पहले नंबर पर अमेरिका का B-21 आता है, जबकि दूसरे नंबर पर चीन के पास मौजूद H-20 है। इसी तरह अब रूस के पास पाकदा आने वाला है। इन तीनों ही विमानों में एक ही तकनीक है, यानी दुश्मन के रडार को छकाने की तकनीक। अमेरिका का B-21 जहां इसी साल के अंत तक उड़ान भरने के लिए तैयार होगा, तो वहीं रूस का पाकदा अगले साल तक उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन सवाल रूस की स्टेल्थ तकनीक को लेकर क्यों उठ रहे हैं, इसे समझना जरूरी है। बताया जाता है कि रूस ने इस तकनीक पर Su-57 के जरिए साल 2002 में काम करना शुरू किया था, लेकिन रूस की वायुसेना को सिर्फ 12 विमान ही भेजे जा सके। यही वजह है कि अमेरिका की तुलना में रूस का ये आने वाला बॉम्बर सवालों के घेरे में है। लेकिन रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि जिस तरह से स्टेल्थ तकनीक पर काम करते हुए रूस को 20 साल का वक्त हो चुका है, तो ऐसे में अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि रूस एक बेहतर बॉम्बर तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि रूस अपने स्टेल्थ विमान पाकदा पर KH-47 M2 किंजल मिसाइल को डिप्लॉय कर दे। ये मिसाइल 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला कर सकती है, यानी सीधे पुतिन के सेना इस विमान का इस्तेमाल अमेरिका को चौंकाने के लिए कर सकती है।